इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसे कहते हैं रासायनिक साम्य। एक बहुत मजेदार बात जो मैं आपको बताने जा रही थी, मैं कह रही थी कि मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, जिसमें मैं बता रही थी आपको कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूँ। पता है, आज से मतलब लास्ट ईयर छोड़ के अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो सिलेबस कुछ इस प्रकार हुआ करता था फिजिकल केमिस्ट्री का। हम लोग मैडम कैसे क्या कह रही हो, किस लिए कह रही हो, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली में सिलेबस ऐसे हुआ करता था, यूनिट फर्स्ट होती थी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, और उसमें साथ ही साथ थर्मोकेमिस्ट्री जो हम कर चुके हैं ऊष्मा रसायन। सेकंड यूनिट के अंदर पता है क्या हुआ करता था? सेकंड यूनिट में आपकी होती थी ऊष्मागतिकी द्वितीय, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, जो मैं पढ़ा चुकी हूं, और इसका सेकंड पार्ट और हुआ करता था जो आप ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम यानी कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तक जो पढ़कर आए हैं, वो इसका सेकंड पार्ट हुआ करता था। वहां से 2 क्वेश्चन आ जाया करते थे, इसमें से एक अटेंड करना पड़ता था। लेकिन अब पिछले साल से क्या जोड़ दिया है इसमें? एक तो ये जोड़ दिया, ये तो था ही, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के बारे में जो चैप्टर पढ़ा था वो उसका नाम नहीं है, स्टार्टिंग चैप्टर के टॉपिक से हो रही है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इसका सेकंड चैप्टर माना जाता था। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता था अथवा में एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता था, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, बच्चे इसको करके चले जाते थे। ठीक है, एक कर लिया, क्योंकि इसमें से अटेम्प्शन मतलब थोड़ा कम होता था, कि जरूरी नहीं है इसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि इसमें से कुछ पार्ट इसका दे देते थे, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड जो है वो थोड़ी लंबी है। अब इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड चैप्टर। 2 साल पहले क्या हुआ करता था, ये दोनों एक चैप्टर हुआ करते थे, यानी कि एक यूनिट हुआ करती थी, और थर्ड यूनिट में केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ करती थी। यूनिट थर्ड हुआ करती थी केमिकल इक्विलिब्रियम, और अथवा में फेज इक्विलिब्रियम, यानी कि एक क्वेश्चन केमिकल से आना होता था, एक क्वेश्चन फेज से आना होता था। लेकिन फेज इक्विलिब्रियम चूंकि देखा, फेज इक्विलिब्रियम अब फोर्थ और फिफ्थ तो जो हैं वो है ही, तो अब सेकंड यूनिट के जो पार्ट है उसको लेंदी किया गया। लेंदी कैसे? उसमें एक चैप्टर तो 2 चैप्टर तो पहले ही कम है क्या, फिर तीसरा चैप्टर और जोड़ दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। बड़ा टफ सा हो गया, पर वो बहुत चालाक निकले कि आप लोग कुछ छोड़ ना पाओ। कुछ पहले सेक्शन मतलब पहले ऐसे आते थे 10 क्वेश्चन, कोई 5 अटेम्प्ट कर लो। बच्चे क्या करते थे, चालाकी करते थे, नॉर्मल क्या करते थे, 5 क्वेश्चन जैसे 2 या 3 यूनिट करके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। यूनिवर्सिटीज वाले ने सोचा कि हम बुक क्यों छाप रहे हैं, क्या मतलब है, बच्चे छोड़कर चल रहे हैं। उन्होंने सेक्शन का ऑप्शन रखा, ए बी सी 3 सेक्शन दे दिए, उसमें से आपको ऐसे करने पड़ते थे, किसी में से भी 2 अधिकतम 2 अंक, जैसे मतलब टोटल 5 क्वेश्चन तीनों को मिला के। बड़ा अटपटा। फिर भी बच्चे क्या करते थे, चालाकी दिखाई, 3 यूनिट करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते थे। यूनिवर्सिटी वालों ने सोचा ये तो बच्चे हमसे भी ज्यादा चालाक है, वो आपसे भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने यूनिट का डिवाइडेशन कर दिया कि अब पढ़ के देख लो, अब पढ़ के देख लो यूनिट के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग, कि एक यूनिट से 2 पार्ट आ रहे हैं, एक यूनिट को मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। अब बच्चों को 5 यूनिट पढ़नी पड़ गई, अब बच्चा 5 यूनिट पढ़ने लग गया। सेकंड ईयर की फिजिकल हल्की सी टफ होने की वजह से बच्चे चालाक निकले। केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे इजी चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इन्होंने सोचा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, फेज इक्विलिब्रियम छोड़ देते हैं। फेज हल्की सी टफ पड़ती है, याद नहीं रहती, रटने की है, तो हम छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा ये तो बच्चे बहुत चालाकी कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत चालाकी से 3 चैप्टर सेकंड यूनिट के अंदर जोड़ दिए, और थर्ड यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर जोड़ा, फेज इक्विलिब्रियम, जिसे करना कंपलसरी हो गया कि फेज इक्विलिब्रियम आनी चाहिए। तो इसलिए कहती हूं कि आप मेरे बिहाफ पे एक तो ये चैप्टर कर लेना और एक केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना, आराम से हो जाएगा। और किसी को ज्यादा शौक हो कि नहीं मुझे तो पूरा करना है, मैंने पहले भी बोला था स्मार्ट स्टडी काम आती है मार्क्स लाने के लिए। ऐसे नहीं है कि पूरा रट गए, रटने से मार्क्स आते, ऐसा नहीं होता। कुछ इतना पढ़ो कि जिसे पढ़ो बिल्कुल करेक्ट पढ़ो, सही पढ़ो, और क्वेश्चंस अधिकतम से अधिकतम अटेम्प्ट कर सको, ये रीजन होता है, बाकी कुछ नहीं है। आपको मार्क्स लाने हैं, पास होना है, बस इतना है।
क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर एस्पेक्ट से आप में से कोई नहीं पढ़ रहा। फ्यूचर एस्पेक्ट मतलब कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो क्या करेंगे, आता सब में से है। कंपटीशन में तो पूरा कवर होता है जितना आप तक पढ़ के आए हो, लेकिन बच्चों की क्या हो नहीं पाता, उनका क्या करते नहीं है, वो तो केवल पढ़ने के पर्पस से रहते हैं। और ऑब्वियस ये है कि मैं हूं चाहे कोई भी है, एक बार बस ये लगता है कि ये पार से निकले दोबारा पढ़ लेंगे, सबके साथ ही होता है। इसीलिए मैंने बताया है कि थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम पर ज्यादा ध्यान देना। उसका रीजन क्या है कि ये थोड़ी इजी लगेगी, अब तक जो पढ़कर आए हो वो सब अब इजी पार्ट शुरू हो चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो टफ था वो निकल गया, जो टफ मैंने आपको पूरा बताया वो सारा निकल चुका है, अब सिंपल इजी पार्ट रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें केमिकल इक्विलिब्रियम। ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करा के फेज इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ेंगे। देखना केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। रासायनिक साम्य को समझने से पहले आपको रिएक्शंस पर फोकस करना होगा। एक्चुअली रिएक्शन होती क्या है, आपको मैंने पहले बताया था 2 तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं, एक तो अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इससे मुझे काम नहीं है अनुत्क्रमणीय से, क्योंकि रासायनिक साम्य के अंतर्गत आप टोटल मेन मेरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अभी जब मैं इसको साम्य के बारे में अभी आपको बताऊंगी ना, तो साम्य 3 प्रकार के होते हैं, अभी बात करेंगे। एक तो होता है आपका आयनिक साम्य, एक आपका होता है प्रावस्था साम्य, एक होता है आपका रासायनिक साम्य। जब मैं फेज इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगी तब वहां से समझाऊंगी कि कैसे कैसे इनको विभाजित किया गया है। यहां मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती इसमें। तो देखना अभिक्रिया 2 प्रकार की, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। ऑब्वियस है, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि अभिक्रिया पूरी एक ही दिशा में चलती रहेगी। सब पढ़ के आ चुके हैं अनुत्क्रमणीय प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छी से चर्चा की है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये चीजें क्या होती है, इसमें ज्यादा नहीं घुस रही मैं अब। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, मानो कोई रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है A+B से C+D बन रहा है, ठीक है। होता क्या है, ये एरो लगाते आए हो अब तक रासायनिक साम्य में, टोटल हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि ये एरो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये डबल एरो जो होता है इसका मतलब क्या है, देखना इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट A एंड B C और D, किसमें, C और D, इन दोनों में कन्वर्ट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट। कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि A और B, जैसे आपने किसी ग्लास के अंदर A और B डाल दिए और अभिक्रिया हो रही है, समय जैसे जैसे निकलता जाएगा A और B C और D में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि A और B से C और D बन गए, A और B से C और D बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, जिस समय पर A और B से C और D बनना प्रारंभ होगा, उसी समय पर C और D से वापस A और B बनने प्रारंभ हो गए। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जिस समय पर जैसे A और B से मिलकर C और D मिला बना है, मेरा प्रोडक्ट बन गया रिएक्टेंट से, तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये, रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जिस क्षण पर C और D बने उसी क्षण पर वापस C और D किसमें बदल गए, A और B में बदलना स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये वाली अभिक्रिया जो A और B से C और D बन रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाती है, यानी कि इसे कहते हैं अग्र अभिक्रिया, कहते हैं ना अग्र अभिक्रिया। और C और D से A और B बनने को कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए होंगे। वहां आपको बहुत चर्चा करते हैं अभिक्रियाओं के बारे में, ज्यादा टाइम नहीं ले रही, अभिक्रिया दर वर ये नहीं समझाना मुझे, सिर्फ बेग पर चलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में A और B ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास A और B है, ये कम होंगे, यानी कि स्टार्टिंग में अग्र अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी या नहीं होगी, अग्र अभिक्रिया की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा ऐसा होगा कि C और D से A और B बनने की प्रक्रिया अब ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इस समय पर प्रतीप अभिक्रिया क्या होती है, अधिक हो जाती है। प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है और बाद में चलते चलते प्रतीप अभिक्रिया का वेग ज्यादा हो जाता है। सीधे कनेक्ट किया है सांद्रता से मैंने, क्योंकि कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं अग्र अभिक्रिया के लिए, तो रिएक्टेंट कौन, A और B,
प्रोडक्ट कौन, सी और डी। अगर मैं प्रतीप यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो अब अभिकारक कौन, सी और डी, और उत्पाद कौन, ए और बी। अब मेरा मेन पर्पस क्या है कि मुझे आपको कहां ले जाना है, मुझे आपको कहां ले जाना है, रासायनिक साम्य। मेरी डेफिनेशन जो है देखना जरा, अगर मैंने ये कहा है कि जैसे जैसे समय चलता जाएगा अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होगा। आपको ध्यान हो तो मैं जब प्रोसेस समझा रही थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा। मेरा हाथ यहां है, इस जगह पर है मेरा हाथ। मैंने बोला और बच्चों मैं जैसे आपसे नॉर्मल बात कर रही हूं, उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में मैं आपसे बात करते करते इतना धीरे 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 नीचे आ जाऊंगी कि आपको लगेगा कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अभिक्रिया हो रही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब? जैसे देखना, मैंने ये कहा कि साम्य की परिस्थिति कौन सी परिस्थिति कहलाती है, तो साम्य वह परिस्थिति कहलाती है जब अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता लेकिन अभिक्रिया हो जरूर रही होती है। अभिकारक और उत्पादों की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ए और बी से सी और डी बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, अभिक्रिया होती जरूर है बहुत धीरे धीरे। जैसे ध्यान होगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बच्चों चलो आपको एक साम्य की पोजीशन समझाने की कोशिश करूं, एक एग्जांपल से याद होगा। मैंने कहा था मेरा हाथ इस जगह पे है, ये माना मेरी साम्य की स्थिति है। मैंने बोला और बच्चों कैसे हो, बढ़िया हो, क्या हालचाल है आप लोगों के, सब ठीक, पढ़ाई बढ़िया चलिए, ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था आपसे जैसे जैसे हाथ मेरा नीचे आता जा रहा है, आपको लग रहा है मेरा हाथ अभी वहीं रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यह हाथ नीचे आ रहा है, अभिक्रिया चल रही है लेकिन होती हुई नहीं दिखाई देती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हो रही है लेकिन होती हुई नहीं दिखाई देगी। वो प्रोसेस कौन से थे, उत्क्रमणीय प्रोसेस थे, ध्यान होगा। तो अभिक्रियाओं में भी तो सेम वैसा ही है। अभिक्रियाओं का मतलब क्या है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति, कौन सी अभिक्रिया की, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति जबकि तो विपरीत अभिक्रिया समान वेग से होती रहेंगी, क्या होगा, समान वेग से होंगी और अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। देखो कैसे, इसे और एक अच्छी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली डायग्राम से और बेटर समझ में आएगा। देखो एक्चुअली में जब सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाया गया, सामने की कंडीशन के लिए बना रही हूं, यहां मैंने टाइम लिया है और यहां मैंने लिया है सांद्रता, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 0 समय पर कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी या नहीं होगी बताओ। जैसे 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 समय चलता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो गई। इसमें देखना, अब मैंने देखा ये तो था अग्र अभिक्रिया के लिए जिसे मैं लिख रही हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड, आर फॉर रिएक्शन। और अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जब अभिक्रिया पूरी हो रही है तो इस वक्त क्या होगा, ये देखो समय कम, खुद सोचने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में उत्पादों की सांद्रता 0, धीरे 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 समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, उत्पादों की सांद्रता कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती गई और एक लिमिट के बाद जब टाइम में, जब उत्पाद अभिकारक आधे उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होंगे और उत्पाद आधे अभिकारकों को परिवर्तित कर चुके होंगे, तो जब ये समय मैच करेगा, ये इसको काटता है ग्राफ को। देखो ये ऐसे बनता है, मैं बताऊं आपको ये प्रॉपर ग्राफ कैसे बनता है। ये देखना एक बार, बहुत बहुत छोटी सी चीज है पर समझने में थोड़ी टफ लगेगी। ये मुझे ज्यादा कराने की जरूरत थी नहीं, आपको आता होगा ये, क्योंकि ग्राफ तो आप बना के आए हो। ये देखो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, और एक रिएक्शन ऐसे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। ये मेरा थोड़ा यहां बन गया है। ये वाली कंडीशन जब आधे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होंगे, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता तो परिवर्तित नहीं हो रही होती है। अरे जब आधे अभिकारक उत्पाद में बदल चुके हैं तो एक सेकंड के लिए ही सही
दोनों कंसंट्रेशन जब मैच होंगी, यानी कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया में जो मेरे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने सोचो 100 मॉलिक्यूल लिए हैं रिएक्टेंट के, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब 50 तो रिएक्टेंट रह जाएंगे और 50 उत्पाद। आएगा कि नहीं आएगा? ये समय रासायनिक साम्य का समय कहलाता है, जो भले 1 सेकंड के लिए आए लेकिन आता जरूर है। तो इस समय पर क्या होगा, इन दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान होगा या नहीं होगा? यानी कि ये तो हो गई, ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आरबी। और इसे बच्चों क्या कहते हो? इसे कहते हो साम्य की स्थिति। क्या कहते हो? साम्य की स्थिति। तो मुझे सिर्फ डेफिनेशन पेपर में पूछता नहीं है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इतना मान के चलता है कि आपको आता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो। समझे कि नहीं समझे यहां तक कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा? यानी कि आप अच्छे से समझो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में मुझे पढ़ना क्या है। मेरा मेन फोकस रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शंस जितनी है मैं उनके बारे में पढ़ूं, क्योंकि मेरा सारा फोकस इस चैप्टर के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शंस पे रहेगा कि मैं कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं करती, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी साम्य की स्थिति आएगी ही नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें मैं अगर समय पे, जिस समय पे चाहूं वापस पुनः स्टार्ट कर सकूं, पुनः वापस बैक कर सकूं, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं कि नहीं कहलाती हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलूं आगे? बताओ जल्दी, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, ये तो था केमिकल इक्विलिब्रियम में साम्य की डेफिनेशन जो होती है, साम्य अवस्था की कंडीशन जो कहलाती है वो होती है। आगे देखिए, अगले टॉपिक पर चलें। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, बस केवल एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पकड़ के रखेंगे तो सब याद रहेगा, क्योंकि छोटी छोटे से डेरिवेशंस जो हैं वो भी सब एक जैसे ही हैं, लगभग डेरिवेशंस भी एक जैसे ही रहेंगे। आगे देखना, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, ये भी पढ़ के आए हो, पढ़ा है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली में द्रव्यानुपात क्रिया नियम से मेरा मतलब आप समझने की कोशिश करना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक जो वैज्ञानिक रहे हैं आपके बर्थलेट, ये बर्थलेट ने मतलब इस पर प्रयोग किए थे, कुछ नहीं है इसमें। वही सेम मुझे एक रिएक्शन लेके चलनी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन्होंने कहा कि, ध्यान समझना, इन्होंने कहा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, यानी कि कोई निश्चित टेम्परेचर ले लो, कोई भी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लो, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया, चाहे वो अग्र अभिक्रिया हो चाहे पश्च अभिक्रिया हो, क्या बोला मैंने? किसी भी अभिक्रिया का वेग, क्या कहा मैंने? किसी भी अभिक्रिया, यानी कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। देखो कैसे समानुपाती होता है सक्रिय, देखो कैसे, इधर देखने की कोशिश करना। ये मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनना है, होगा या नहीं होगा? क्या ये नहीं होगा कि अग्र अभिक्रिया का जो वेग होगा, अग्र अभिक्रिया का जो वेग होगा, क्या इन क्रियाकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा? कि जितना अभिकारकों की सांद्रता, जितने अभिकारक अणुओं की संख्या, उतनी ही अभिक्रिया का वेग होगा। ये तो फैक्ट है। जैसे देखो, अगर आप कह दो कि मैडम मेरे पास 5 मॉलिक्यूल हैं किसी भी अभिकारक के, आप 10 बनाना चाह रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल जरूर हो सकता है कि आपके पास 15 है तो 15 में से 10 बन जाएं, यानी कि ये हमेशा अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होगा। तो देखो सक्रिय सांद्रता को कैसे लेते हैं, मैं बताती हूँ सक्रिय सांद्रता क्या होती है। जैसे मैंने बोला, फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया का वेग, द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है? क्रिया नियम
द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा या नहीं, ये होता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। अब देखो सक्रिय सांद्रता क्या होती है। एक्चुअली में सक्रिय सांद्रता होती है मोल पर लीटर सांद्रता। कहने का मतलब समझना, जैसे दो डब्बे रखे हुए हैं, आपने लैब में देखे होंगे। एक तो होता है जिसपे लिखा होता है कंसंट्रेशन CONC और एक पर लिखा रहता है डाइल्यूट DIL। जैसे H2SO4 ले लो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है पता है? कंसंट्रेट का मतलब ये है कि उसमें जिस पदार्थ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है, उसमें उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है। क्या है? उसमें उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है। कहने का मतलब अगर दो बोतल रखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कंसंट्रेशन और इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूट, तो आपसे कोई पूछे कि ज्यादा HCl के, जैसे माना ये HCl का है, ये भी HCl का, तो आपसे पूछे कि HCl के अणु किसमें ज्यादा होंगे, तो आप छूटते ही बोलोगे मैडम कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि उसमें मोल पर लीटर HCl की संख्या ज्यादा है। तो ये जो HCl के मोल पर लीटर जो सांद्रता है, ये एक्चुअली सक्रिय द्रव्यमान के नाम से जानी जाती है। बर्थलेट ने इसका नाम दिया सक्रिय द्रव्यमान। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर A और B अभिकारक हैं, A और B अभिकारक हैं, तो A और B के पर लीटर में जितने मोल घुले हुए होंगे वो उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा। ये था RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB। A की एक्टिव मास और B का एक्टिव मास। ज्यादा नहीं चल रही क्योंकि थर्ड ईयर में ही पढ़ना है। एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में जब हम चलेंगे तो वहां अच्छे से जिक्र करते हैं इसके बारे में कि होता क्या है। अब देखना, फटाफट बताओ पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा इस बार द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से? बताओ जल्दी बताना, जल्दी बताओ। जल्दी मैडम, देखना किसी का चैट से रिप्लाई आएगा। क्या? देखो, पश्च अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, तो इस पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन होंगे? C और D होंगे या नहीं होंगे? तो फिर पश्च अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या होगा? R बैकवर्ड ही ले लो, कुछ भी ले लो, RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C का एक्टिव मास और D का एक्टिव मास। बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C का एक्टिव मास, D का एक्टिव मास। ये दोनों रिएक्शंस आ गई, यानी कि ये नियम कहलाता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। अब बच्चों अगर आपने कंसंट्रेशन का चिन्ह हटाया तो बराबर आएगा और बराबर की जगह पर एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां K है, जिसको साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं, या जिसे कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का स्थिरांक। ये होता है आपका द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। आया समझ में? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। आया समझ में? ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्हें ना आया हो समझ में? ऐसे कोई स्टूडेंट है? चलो फिर देखना आगे। ये तो रहा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के बारे में जो मैंने बताया। अब चलें साम्यावस्था स्थिरांक के पीछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। साम्यावस्था स्थिरांक देखो क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने आने चाहिए। पेन फटाफट चलेगा इस यूनिट में। देखना आप जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम से ही आ जाए सारे क्वेश्चंस, आए नहीं कहीं से। तो बड़ी सिंपल सी है।
माना कोई एक सामान्य अभिक्रिया है, सामान्य अभिक्रिया है, सामान्य अभिक्रिया क्या है, N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D, ये है, ये एक सामान्य अभिक्रिया के बारे में मैंने बात की है कि ये एक सामान्य रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। अब देखना, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से कोई बच्चा मुझे इसका अग्र अभिक्रिया वेग बता सकता है? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में से, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से बताओ अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से N1 क्या है यहाँ A के मोल, N2 क्या है B के मोल, M1 क्या है C के मोल और M2 क्या है D के मोल। तो देखना, जब द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम की बात करते हैं तो आगे जो संख्या होती है उसको पावर में लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? बटे, सॉरी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही पश्च अभिक्रिया वेग बताओ क्या होगा? पश्च अभिक्रिया वेग बताओ क्या होगा? पश्च अभिक्रिया वेग होगा आपका R, बैकवर्ड के लिए B ले ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जो भी मन करे, RB बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस बार इसके अभिकारक कौन? C पर पावर M1 D पर पावर M2, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखना आगे मुझे क्या निकालना है, साम्यावस्था स्थिरांक निकालना है। तो क्या करूं मैं, साम्यावस्था स्थिरांक निकालने के लिए इधर देखना, एक मिनट, साम्यावस्था स्थिरांक निकालने के लिए देखना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हुए मैंने ये किया है, देख लो, RF बराबर मैंने यहां एक कांस्टेंट ले लिया, KF लेंगे ना, A की पावर N1 B की पावर N2, ऐसे ही अगर RB की बात की जाए बराबर KB C की पावर N1 D की पावर M2 होगा या नहीं होगा? अगर मैं ये कहूं तो जरा मुझे बताना साम्यावस्था की शर्त क्या थी? साम्यावस्था पर मैडम RF बराबर RR हुआ करता था। RF और RR की वैल्यू रखिए वहां से, तो यहां क्या आएगा, KF A की पावर क्या, A की पावर N1 B की पावर N2 बराबर KR C की पावर M1 और D की पावर क्या, M2। होगा या नहीं होगा? यहां से देखो KF अपॉन KR बराबर क्या आएगा, KF अपॉन KR क्या आएगा यहां से, C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 B की पावर N2। इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट ले रही हूं मैं, KC बराबर क्या हो जाएगा यहां से, C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 B की पावर N2। यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने कि उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान पर उसके मोलों की संख्या जो भी है उसका घात लगा दो, इनका गुणनफल और अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता का गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक।
क्या कहलाता है? साम्यावस्था स्थिरांक। ये था केसी। क्या था? साम्यावस्था स्थिरांक, यानी कि जिसे कहते हो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। बड़े छोटे छोटे से डेरिवेशंस हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बार बार कह रही हूं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इस पर ज्यादा एफर्ट्स लाके इसके क्वेश्चन सारे ढंग से अटेंड कर सकते हैं। तो समझने का मतलब समझना मेरा कि मैं जो कह रही हूँ उसका मतलब समझो कि क्या है। आगे चलूं कि ये चीज दोबारा कोई डाउट हो तो बताइए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ गया समझ में? बताइए। आगे देखिए, आगे देखिए। आंशिक दावों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक, आंशिक दावों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक। आंशिक दावों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक। जानते हैं इसका नाम मैं क्या दूंगी? इसका नाम मैं दूंगी केपी। पी फॉर प्रेशर और के फॉर साम्यावस्था स्थिरांक, यानी कि आंशिक दावों के रूप में हम किस तरीके से बात करेंगे। तो देखना, आदर्श गैसों के नियम से आप क्या जानते हो? पीवी बराबर एनआरटी। यहां से P बराबर निकालो तो क्या आएगा? N अपॉन वी आर टी। होगा या नहीं? P बराबर N अपॉन वी आर टी। N अपॉन वी क्या है देखना, प्रति इकाई। ये पता है बट्टे का मतलब क्या होता है? बट्टे का इसका मतलब होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। यानी कि प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या जो घिली होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? सांद्रता के नाम से। पता है कि नहीं पता इसको किसके नाम से जानते हैं? सांद्रता के नाम से। तो क्या इस P को मोलर सांद्रता नहीं लिख सकते N अपॉन V को? मोलर सांद्रता इंटू आर टी। चूंकि हम जब भी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम समय को भी निश्चित कर देते हैं कि हमारा जो जिस पॉइंट पर टाइम फिक्स होता है ना, कि जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है तो उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फिक्स टाइम पर आएगा। तो वो ताप भी क्या हो गया? नियत। केवल सांद्रता को देखेंगे हम, तो यहाँ पे ताप क्या हुआ? नियत। आर क्या हुआ? नियत। तो क्या ये पीज इनकी जगह पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह ना लगा दूं और इसको क्या कह दिया? मोलर सांद्रता। और मोलर सांद्रता को क्या लिखा जा सकता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्या लिख सकते हैं? C फॉर क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। तो ये चीज आपको याद रहेगी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के। ये चीज आनी जरूरी है कि ये निकालनी कैसी है, क्योंकि मुझे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में इसी को यूज करना होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे मुझे इनमें इन्हीं को यूज करना है। तो यहां से क्या आया? यहां से आया P बराबर N अपॉन V इंटू आर टी। तो यहां से आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब निकालते हैं KP। क्या निकालते हैं? KP। चलो देखो कैसे निकालेंगे। वही सेम चीज रहेगी। मैंने बोला था सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एक जैसे हैं। मैंने क्या बोला? सारे के सारे डेरिवेशन एक जैसे लगेंगे। तो एक अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया के लिए बात कर लें तो क्या होगा? N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D। होगा या नहीं? N1A प्लस N2B N1। अब देखना मैंने क्या किया है, इधर देखते चलना। मैं क्या मान रही हूं? देखो इधर माना मेरे लिए, मैंने दाब के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं कर सकती? Kc बराबर क्या था? Kc बराबर था इसकी मोलर सांद्रता, इसकी मोलर सांद्रता बटे इसकी मोलर सांद्रता। अभी आपने देखा ये P के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और P के डायरेक्ट, देखो ये क्या है मैं आपको समझाऊं। ये ऐसे है कि ये P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देखना क्या है कि कोई चीज P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखा हमने मोलर कंसंट्रेशन था या नहीं। और Kc क्या हुआ करता था? Kc मैं वैसे समझा रही हूं एक बार के लिए, देख लेना। C की सांद्रता, A की सांद्रता, B की सांद्रता।
जब ये बोला मैंने ये इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जगह पर पी सी लिखा जा सकता है, पी डी लिखा जा सकता है, पी ए लिखा जा सकता है, पी बी लिखा जा सकता है। ये इसकी कंसंट्रेशन हुई या नहीं हुई? अगर आप कह रहे हो कि मैडम ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लगा दो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह। किसने मना किया है? ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो कटेंगे नहीं क्या? यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन आप लोगे, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोगे, सेम आएगा तो कट जाएगा। यानी कि मैं अगर ये कहूं, इसे समझाने का मतलब क्या था, उसके समझाने का मतलब ये था कि अगर आंशिक दावों पर साम्यावस्था स्थिरांक की बात की जाए तो उसे ऐसे लिख सकते हैं के पी बराबर, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, पी सी की पावर m1 पी डी की पावर m2 बटे पी ए की पावर n1 पी बी की पावर n2। यहां इसमें कोई डाउट है कि मैंने इसको केपी के फॉर्म में कैसे लिख दिया है? तो बताइए मुझे कि हाँ मैडम हमारे समझ में आ गया। बताओ, किसी को कोई डाउट है? नगमा, हाँ, और भी जो स्टूडेंट है, कुलदीप जो भी हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ध्यान, इसमें ज्यादा लिखना विखना तो है नहीं, बस केवल फटाफट डेरिवेशन सॉल्व करने। तो डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे से हैं। अब देखो, ये था केपी को कैसे लिख सकते हैं? ये आंशिक दावों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक केपी आ गया। चलो अब केपी और केसी में संबंध ये आता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। केपी व केसी में संबंध ये बहुत आता है पेपर में, और इसे तो कोई भी बच्चा होगा आराम से सॉल्व कर देगा कि एक्चुअली में होता क्या है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। ठीक है, तो देखना, केपी लिखो पहले। केपी बराबर क्या था? पी सी की पावर m1 पी डी की पावर m2 अपॉन पी ए की पावर n1 पी बी की पावर n2। ठीक, अब देखो फटाफट, पीवी बराबर क्या होता था बच्चों? एनआरटी होता था कि नहीं होता था? यहां से पी निकालो, क्या आएगा? एन अपॉन बी आर टी, और एन अपॉन बी को क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन सी आर टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सी आर टी। तो इसमें देखना मैंने क्या किया है, इसको देखो फटाफट, इक्वेशन फर्स्ट से यहां लिख दूं। पी ए बराबर क्या होगा? पी ए बराबर लिख सकते हो आप क्या? पी ए बराबर आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। पीबी की जगह पर क्या लिख सकते हो? मोलर, अरे ऐसे ना लिख के, किसी को डाउट हो तो ऐसे लिख दो, सी ए आर टी, ऐसे तो लिख सकते हैं, सी बी आर टी। पीसी बराबर क्या लिखा जा सकता है? सी सी आर टी। और पीडी बराबर क्या लिखा जा सकता है? सी डी आर टी। ये मोलर सांद्रता ही तो है, तो क्या इस मोलर सांद्रता को ऐसे नहीं लिख सकते? पी ए बराबर, अब देखना मैं क्या कर रही हूं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो भी मोलर कंसंट्रेशन, मैंने बोला था ना ये मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हो? बड़े ब्रैकेट में। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, सी की कंसंट्रेशन, पीबी बराबर क्या आ गया? पीबी बराबर क्या आ गया? बी की कंसंट्रेशन ऑफ आरटी, आया कि नहीं आया? पीसी बराबर क्या आ गया? सी की कंसंट्रेशन ऑफ आरटी, और पीडी बराबर क्या आ गया? डी की कंसंट्रेशन ऑफ आरटी। ये सारे मान समीकरण एक में रख दीजिए। तो जैसे ही आप ये सारे मान समीकरण एक में रखेंगे, ये सारे मान जैसे ही समीकरण एक में रखे जाएंगे,